डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 11 जो था साउंड वाला उसका दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे जो कि है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में कि साउंड की खसूसियात कौन कौन सी होती हैं और कितनी होती हैं। ये एक बार लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, तो आपने इसको ध्यान से देख लेना है। लाउडनेस सिर्फ आया हुआ है इसमें से। तो देखते हैं अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास है चैप्टर 11 जिसका नाम है साउंड। कल हमने पढ़ा था साउंड क्या होती है, साउंड कैसे पैदा होती है, कैसे ये ट्रैवल करती है और उसके बाद इसकी नेचर कौन सी होती है। अभी हम देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। साउंड की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो मैंने आपके सामने लिखी हैं। पहली होती है लाउडनेस, दूसरी होती है पिच, तीसरी होती है क्वालिटी और चौथी होती है इंटेंसिटी। ये 4 आपके पास साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब अगली बात देखिएगा, ये चारों जो हैं ये कुछ मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जिनमें सबसे पहला फैक्टर जो है हम बात करेंगे, लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे। ठीक है, कि आपकी जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन आप चैप्टर 10 में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि क्या होती है। मेन पोजीशन से किसी भी तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। दूसरी लाउडनेस पे डिपेंड करने वाला जो फैक्टर है, दूसरा फैक्टर, वो है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी और चौथा है फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन 2 तरह की होती है, एक सेंसिटिव एयर होता है और एक क्या होता है, डिफेक्टिव एयर। बड़े ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, ये 4 आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है। इनमें से लाउडनेस को हम सबसे पहले एज अ लॉन्ग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि लाउडनेस कितने फैक्टर्स पर डिपेंड। लाउडनेस 4 फैक्टर पर डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जो बॉडी वाइब्रेट कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड कम होगा या ज्यादा होगा तो लाउडनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। उसके बाद है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया अगर कम लें तो क्या होगा, ज्यादा लें तो क्या होगा। उसके बाद है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जो बॉडी वाइब्रेट कर रहा है जिससे साउंड पैदा हो रही है उससे डिस्टेंस कम या ज्यादा करेंगे तो लाउडनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और आखिर ये फिजिकल कंडीशन, कि अगर सेंसिटिव एयर हो तो क्या होगा, डिफेक्टिव एयर हो तो क्या होगा। अब सबसे पहले ये मैंने आपके सामने स्केच रखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का। इसमें ये एक बार लॉन्ग आया हुआ था लाउडनेस वाला। ठीक है, इसके 4 फैक्टर्स भी एक्सप्लेन करने थे। अब लाउडनेस की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लाउड एंड अ फेंट साउंड। अब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि लाउड का मतलब क्या होता है और फेंट का मतलब, लाउड का मतलब क्या होता है, बुलंद। साउंड की वो खसूसियत जिसकी वजह से हम एक बुलंद और मध्यम आवाज में क्या कर सके, फर्क कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आपने दोस्तों के साथ बात करनी हो तो आपकी जो आवाज होती है वो क्या होती है, फेंट होती है। और जब आपने पब्लिक एड्रेस करना हो, किसी जलसे से खिताब करना हो, तो आपकी आवाज क्या होती है, लाउड। तो साउंड की ये खसूसियत जो आपको लाउड और फेंट साउंड के दरमियान फर्क कर सके उसको हम क्या कहते हैं, लाउडनेस। ठीक हो गया जी। अब यहां पर देखिएगा, अब इसके फैक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं। फैक्टर्स, पहला फैक्टर क्या है, एम्पलीट्यूड। लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विद एम्पलीट्यूड। यहां पर आप अपने याद रखने के लिए लिख सकते हैं कि लाउडनेस जो एल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के। कैसे है, अब यहां देखिए, व्हेन वी बीट अ ड्रम फोर्सफुली देन अ लाउड साउंड इज प्रोड्यूस। कहता है कि आपके पास एक ड्रम है जिसको आप ढोल समझ लें। एक ढोल है, आपने उसको बहुत तेजी के साथ बीट किया। जब आप तेजी के साथ बीट करेंगे तो जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, उसके पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन से बहुत ऊपर और बहुत नीचे जाएंगे, तो आपके पास एक लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर आप उसी ढोल को या उसी ड्रम को बहुत स्लोली स्लोली बीट करें, आहिस्ता आहिस्ता बीट करें, जब आप आहिस्ता आहिस्ता बीट करेंगे तो जो उसका एम्पलीट्यूड होगा पार्टिकल्स का वो क्या होगा, कम होगा, जिससे आपके पास लाउड साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो पहली क्या बात है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड लाउडनेस के डायरेक्टली वेरी करता है। ये आपने अपने याद रखने के लिए लिख लेना है। वैसे ये कोई इक्वेशन नहीं है, बस एक रिलेशन है कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये नीचे आपको एग्जांपल दिए मैंने, ठीक है, अभी ड्रम वाली। दूसरा फैक्टर क्या, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। आपने देखा होगा एक बड़ा ढोल होता है और एक छोटी ढोलकी होती है। ढोलकी जो होती है ना, उसका जो एरिया होता है वो कम होता है, तो उससे आवाज इतनी बुलंद पैदा नहीं होती। जो ढोल होता है उससे आवाज बहुत ज्यादा बुलंद पैदा होती है। तो यहां से ये चीज साबित होती है कि जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी लाउडनेस ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहां देखते हैं एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडनेस वेरीज डायरेक्टली विद एरिया। लार्ज ड्रम प्रोड्यूस मोर साउंड देन स्मॉलर वन। आपके पास एक ड्रम बड़ा है
और एक छोटा है, तो आपको पता है कि जो लार्ज ड्रम है उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप अपने याद रखने के लिए ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया की। एरिया बढ़ाएंगे तो लाउडनेस बढ़ जाएगी, एरिया कम करेंगे तो लाउडनेस कम हो जाएगी। अब तीसरे फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। सपोज मैं बात कर रहा हूं तो मेरे जो करीब लोग बैठे होंगे उनको आवाज ज्यादा सुनाई देगी और मुझसे जो दूर लोग बैठे होंगे उनको आवाज कम सुनाई देगी। तो यहां से ये चीज साबित होती है कि लाउडनेस जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली रिलेट करती है, यानी आप डिस्टेंस कम करेंगे तो लाउडनेस ज्यादा होगी। अब देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे, लाउडनेस वेरीज इनवर्सली, ये इनवर्सली है, इनवर्सली लाउडनेस क्या करती है, इनवर्सली रिलेट करती है किसके साथ, विद डिस्टेंस। व्हेन डिस्टेंस इंक्रीज लाउडनेस डिक्रीज बिकॉज एम्पलीट्यूड डिक्रीज। जैसे जैसे हम मुझसे दूर होते जाएंगे मेरी जो साउंड की वेव्स है वो वैसे वैसे आप तक कम पहुंचेंगे। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि अब उनका एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा जिसकी वजह से लाउडनेस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। आपको आवाज मध्यम सुनाई देगी। तो आप अपने याद रखने के लिए क्या लिख सकते हैं कि लाउडनेस डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तीसरा हमारे पास क्या था, फैक्टर था। पहले फैक्टर की बात करें तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। दूसरे की बात करें तो लाउडनेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरे की बात करें तो लाउडनेस डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बात करते हैं चौथा फैक्टर, फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन भी डिपेंड करती है लाउडनेस पे, ठीक है। अब देखिए ना, आप नॉर्मल बात कर रहे हैं और एक बंदा है जिसके कान खराब है तो जाहिर सी बात है उसको तो आवाज सुनाई नहीं देगी, और एक बंदा है जिसके सेंसिटिव एयर है तो उसको वो आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। अक्सर रात के वक्त आप देखते हैं कि आप जब घर से बाहर होते हैं और जब अंदर दाखिल होते हैं तो आपके वालिदैन जो हैं वो उठ जाते हैं क्योंकि उनके सेंसिटिव एयर होते हैं, वो आपकी छोटी सी आवाज़ को भी क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं जी। अब यहाँ पर फिजिकल कंडीशन की बात करते हैं। मैंने यहाँ पर फिजिकल कंडीशन में दो चीज़ें लिखी थी कि अगर सेंसिटिव एयर हो या डिफेक्टिव एयर हो, डिफेक्टिव ईयर, तो आपकी लाउडनेस पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पर देखें, लाउडनेस आल्सो डिपेंड्स अपॉन फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर। साउंड अपीयर्स लाउडर फॉर सेंसिटिव ईयर। जो कान आपके पास सेंसिटिव होंगे उनके लिए आवाज़ लाउडर साबित होगी, एंड फेंट फॉर डिफेक्टिव ईयर। जो कान खराब होंगे उनके लिए जाहिर सी बात है आवाज़ क्या होगी, मध्यम होगी। तो ये चार फैक्टर हैं जो लाउडनेस पे डिपेंड करते हैं। ये एक बार लॉन्ग आया था और बड़े गौर से आपने ना किताब के अंदर इनके कुछ ग्राफ भी बने हुए हैं, वो भी आपने देख लेने हैं जी। कि यहाँ पर ना एक छोटा सा ग्राफ है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इस तरह के ग्राफ बना हुआ है, एम्पलीट्यूड के हवाले से, ठीक है। दो साउंड्स हैं, एक का लो एम्पलीट्यूड है और एक का क्या है जी, हाई एम्पलीट्यूड है। अब हमें पता है कि एम्पलीट्यूड और लाउडनेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये जो साउंड है ये आपके पास क्या होगी, लाउड होगी, और ये आपके पास क्या होगी, फेंट होगी। ये ग्राफ किताब में बने हुए हैं, आपने देख लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको इसी तरह से लिख सकते हैं पेपर के लिहाज से। ये जो चार फैक्टर्स मैंने आपको बनवाए हैं और साथ में कुछ चीज़ें हैं जो आपने बोल्ड करनी होती हैं। जिस तरह डेफिनेशन है ना, इसमें ये लाउड और फेंट को आप क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे ने अच्छे तरीके से अपने टॉपिक को तैयार किया हुआ है। तो ये टॉपिक है जो लॉन्ग के लिहाज से। और एंड पे एक इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है, यहाँ पर देखिएगा, इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सेंसिटिविटी ऑफ एयर। यहाँ देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में अगर गौर करो तो एंड पे एक इंटेंसिटी भी पड़ी है। वो कहता है कि इंटेंसिटी जो होती है ना, शिद्दत होती है, ये आगे जाके पढ़ेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड से क्या मुराद है। इंटेंसिटी वो कहता है डज नॉट डिपेंड अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ एयर, कि ऐसे नहीं है कि जो सेंसिटिव ईयर होते हैं वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं कि उनमें ज़्यादा साउंड सुनाई देती है कि क्योंकि वहाँ से साउंड वेव ज़्यादा पास होती है, नहीं। वो कहता है कि इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ एयर। सेंसिटिविटी ऑफ एयर का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है जी। सेंसिटिव एयर के लिए आपकी जो साउंड है वो लाउड सुनाई देगी। ये पूरा टॉपिक था, इसको समराइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और किताब से भी इसको अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं।
अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अल्लाह हाफ़िज़।